इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन में किसी भी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम दोनों पता लगाएंगे। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठेगा कि ये इक्वेटोरियल प्लेन ये होता क्या है। एक डाइपोल में क्या होता है, एक डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो ये रहा वो डाइपोल। इन दोनों डाइपोल्स में जो दो चार्जेस हैं उनके सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ किया जाए। तो एक लाइन सेगमेंट से हमने इन दोनों के सेंटर को मिला दिया। अब इस लाइन सेगमेंट के सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां पर ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा इस लाइन सेगमेंट का सेंटर, जिसे हम इस डाइपोल का भी सेंटर कह सकते हैं, क्योंकि इस डाइपोल में ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बिल्कुल बीचों बीच ये पॉइंट है, तो हम इसे कह सकते हैं ये है डाइपोल का सेंटर। तो इस डाइपोल सेंटर से अगर हम इस लाइन सेगमेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो हम इसे कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। पर क्या सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है? ऐसे असंख्य लाइन पॉसिबल है, इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल है, क्योंकि मैं इसे 2 डायमेंशनली ड्रॉ कर रहा हूं। अगर हम इसे 3 डायमेंशनली ड्रॉ करते तो हमें समझ में आता कि ऐसे और भी बहुत सारे लाइंस पॉसिबल है। जैसे कि अगर आप इसके पीछे की तरफ कंसीडर करें और ये एंगल अगर हो 90 डिग्री का, उसी तरह से आप अगर इसे और पीछे की तरफ ड्रॉ करें कुछ ऐसा, अब अगर ये एंगल हो 90 डिग्री का, ये एंगल, तो ये सारे इक्वेटोरियल लाइन होंगे। तो ऐसे जितने भी पॉसिबल लाइंस है सारे लाइन एक प्लेन में होंगे। उस प्लेन सरफेस को हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो चलिए हम पता लगा लेते हैं इस इक्वेटोरियल लाइन में किसी भी एक पॉइंट में बने हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमने कंसीडर किया एक पॉइंट, यहां पर हमने इसे नाम दे दिया इस पॉइंट को, यह है पॉइंट P। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों चार्जेस के सेंटर से इस P पॉइंट को मिलाते हैं। तो हमने इसे मिला दिया और हमने साथ ही साथ कंसीडर किया ये जो नेगेटिव Q चार्ज है ये जिस पॉइंट में है, यहां पर जो इसके सेंटर में जो पॉइंट है ये है A और इस पॉजिटिव चार्ज के सेंटर को हमने नाम दे दिया ये है B। तो देखिए हमें क्या मिला, हमें मिला एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ये जो PAB एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अर्थात कि ये जो एंगल है, ये एंगल अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा ही होगा। अब कुछ डायमेंशंस और लिख लेते हैं। ये जो डाइपोल है इसका जो लेंथ है, डाइपोल लेंथ, अगर ये 2a हुआ तो इस नेगेटिव चार्ज से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा a और इस सेंटर से इस पॉजिटिव चार्ज तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी होगा a। और ये जो P पॉइंट है ये इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, तो ये डिस्टेंस है r। जब भी कहा जाए कि कोई पॉइंट एक डाइपोल से r डिस्टेंस दूर है, इसका मतलब यही है कि ये पॉइंट ना तो नेगेटिव चार्ज और ना ही पॉजिटिव चार्ज से r डिस्टेंस दूर है, बल्कि इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है। तो अब सिचुएशन ये है कि एक डाइपोल है जिसमें की चार्ज है Q, अर्थात इसमें एक नेगेटिव चार्ज -Q और एक पॉजिटिव चार्ज +Q है, और इसका जो डाइपोल लेंथ है ये है 2a और ये पॉइंट इस डाइपोल से r डिस्टेंस दूर है, जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। अब देखिए यहां पर दो चार्जेस हैं, एक तो ये पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा P पॉइंट पे और नेगेटिव चार्ज के कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा P पॉइंट पे। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण जो एक रिजल्टेंट फील्ड बना यही होगा P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे
कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव चार्ज से दूर। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन ये होता है, किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है कि उस पॉइंट में अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स अप्लाई होगा वही होगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिक वैल्यू, और उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब देखिए, अगर किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता कर रहे हैं तो वहां पर हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना होगा, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज में लगे हुए फोर्स का डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने आसपास, स्पेशली इस पी पॉइंट में, उसे हम कैसे पता करेंगे, उसके डायरेक्शन को हम कैसे पता करेंगे, कि वहां पर हमें रखना होगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही हम यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल करेगा। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा, यहां अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होता तो इस पे जो फोर्स लगता, ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होता, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही डायरेक्शन होगा। हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दे दिया E1 एज वेक्टर। अब देखिए, ये जो निगेटिव चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये इस निगेटिव चार्ज की तरफ होगा, तो ये बनाएगा कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे हमने नाम दे दिया, ये है E2। अब यहां पर देखिए, E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा ये सेम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो PAB ट्राइंगल था ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल था, अर्थात ये जो साइड है AP, जिसे हमने कहा कि यह है x लेंथ का, P से लेके A तक का डिस्टेंस, ये अगर x हुआ तो P से लेके B तक का डिस्टेंस ये भी x होगा। ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और देखे, डाइपोल के डेफिनेशन से ही हमें पता है डाइपोल होता है एक अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसमें कि दो चार्जेस होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है पर उसके नेचर अलग होता है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। अर्थात यहां जितना चार्ज है यहां भी उतना ही चार्ज है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम, तो फिर दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये जो E1 का मैग्नीट्यूड है ये बराबर है E2 के मैग्नीट्यूड के, और इन दोनों को हमने नाम दे दिया E डैश्ड। तो इस E डैश्ड का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो E डैश्ड जो कि किसी भी चार्ज के लिए, चाहे वो ये चार्ज हो चाहे वो ये चार्ज हो, किसी भी चार्ज के लिए P पॉइंट पे बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड है। सो ये E डैश्ड ये बराबर होगा, जैसे कि हमें पता है, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहां एप्सिलॉन नॉट कंसीडर कर रहे हैं, अर्थात हम मान रहे हैं कि इस रीजन में जो मीडियम है वो है एयर या वैक्यूम। एयर और वैक्यूम का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है वो लगभग सेम होता है। सो हम इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कंसीडर कर सकते हैं इस कांस्टेंट को। इनटू जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो चार्ज, तो दोनों ही केस में वो चार्ज Q है। आप यहां सोच सकते हैं कि कहीं माइनस Q है तो कहीं प्लस Q है, तो हमें किसी जगह पे यहां पर माइनस Q कंसीडर करना है तो किसी जगह पे प्लस Q कंसीडर करना है। ऐसी बात नहीं है, यहां पर माइनस और प्लस, ये दोनों साइन, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, ये हमें बताता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। हमने तो डायरेक्शन पहले ही कंसीडर कर लिया ना, एक डायरेक्शन इधर है तो दूसरा डायरेक्शन इधर है, इसे तो हमने पहले ही कंसीडर कर लिया। तो यहां नेगेटिव पॉजिटिव कंसीडर करने का और मतलब नहीं बनता है, हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर साइन हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो, इसीलिए तो दोनों के कारण बने हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, डिवाइडेड बाय उस पॉइंट से उस चार्ज के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है यह x स्क्वायर्ड, दोनों के लिए है x। अब यहां पर देखिए, ये जो x है, इस x का वैल्यू क्या होगा। देखिए गिवन टर्म्स क्या क्या रहता है।
अगर आपसे कहा जाए एक पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन में है जो कि इस डाइपोल से r डिस्टेंस दूर है और डाइपोल का जो लेंथ है ये 2a है, अर्थात सेंटर से किसी भी चार्ज का डिस्टेंस a है, तो ये दोनों गिवन टर्म्स है। किसी पॉइंट का अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वो पॉइंट कितना दूर है, अर्थात उस पॉइंट का जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता करेंगे वो इस डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होगा, तो ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, तो ये गिवन टर्म होगा। साथ ही साथ डाइपोल का जो लेंथ है, डाइपोल बड़ा है छोटा है, उसमें कितना चार्ज है, ये सब भी गिवन टर्म्स होने चाहिए। सो यहां पर r, a और ये q ये गिवन टर्म्स हैं, पर x गिवन टर्म नहीं है, इसे हमने इंटरमीडिएट वेरिएबल की तरह इंट्रोड्यूस किया है जिसका वैल्यू की हम पता लगा सकते हैं r और a के टर्म में। कैसे पता लगाएंगे, चलिए देखते हैं। यहां अगर मैं PAO ट्राइंगल को कंसीडर करता हूं तो देखिए ये एक राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल का ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। इन तीनों के बीच रिलेशन होता है, पाइथागोरियन थ्योरम। तो उस पाइथागोरियन थ्योरम से हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड प्लस बेस स्क्वायर्ड। तो इससे आगे हम कह सकते हैं ये जो x होगा ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर्ड प्लस a स्क्वायर्ड। तो फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, दोनों इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q ओवर r स्क्वायर्ड प्लस a स्क्वायर्ड, क्योंकि x स्क्वायर्ड का वैल्यू है r स्क्वायर्ड प्लस a स्क्वायर्ड। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए हम इस E1 और E2 जिन दोनों का मैग्नीट्यूड है E डैश, इसे दो परपेंडिकुलर एक्सिस में स्प्लिट कर लेंगे। तो स्प्लिट करने से पहले मैं क्या करता हूं, इस P पॉइंट से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करता हूं जो कि इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल हो, ये और ये पैरेलल है। जैसे ही ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गए वैसे ही हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये हो गया थीटा, और ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा, तो ये भी हो गया थीटा। अब हम इस वेक्टर को, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे। तो उसके लिए ये रहा इसका वर्टिकल कंपोनेंट E1 का और ये रहा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 का। तो E1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा इसका मैग्नीट्यूड जो कि है E डैश। दोनों ही केस में E1 और E2 दोनों के लिए ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये सेम होगा, जो कि होगा E डैश। सो E डैश इनटू साइन ऑफ थीटा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये होगा इसका मैग्नीट्यूड E डैश इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। अब हम क्या करेंगे, E2 को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर लेंगे, इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में। सो ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट E2 का और ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये बनेगा इसका मैग्नीट्यूड जो कि है E डैश इनटू साइन ऑफ थीटा, अगेन साइन ऑफ दिस एंगल, ये भी थीटा है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये बनेगा इसका मैग्नीट्यूड E डैश इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहां पर देखिए ये जो दो कंपोनेंट्स है, E1 का वर्टिकल कंपोनेंट और E2 का वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बचा हुआ रहेगा कौन, बचा हुआ रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इन दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन चूंकि सेम है तो इन दोनों के कारण बना हुआ जो नेट वेक्टर बनेगा वो नेट वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा और इन दोनों का अलजेब्रिक एडिशन से ही उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सो हम अगर कहते हैं कि यहां P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E हुआ एज वेक्टर, तो E का मैग्नीट्यूड होगा ये मैग्नीट्यूड प्लस ये मैग्नीट्यूड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E ये बराबर हो जाएगा E डैश, मैं यहां पर E जो
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड पता कर रहा हूं। तो ये बन जाएगा ई डैश्ड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस ई डैश्ड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो इसे हम कह सकते हैं 2 इंटू ई डैश्ड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे ये बराबर होगा 2 इंटू ई डैश्ड का वैल्यू सब्सटीट्यूट करें यहां पर, तो ई डैश्ड के लिए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो कोसाइन ऑफ थीटा अगर आप देखें ध्यान से तो आप पाएंगे कि इस ट्राइंगल में, इस PAO ट्राइंगल में कोसाइन ऑफ थीटा ये बराबर होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। तो हम यहां पर कह सकते हैं कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस अर्थात A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो यहां x के जगह हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो कोसाइन ऑफ थीटा को हम कह सकते हैं ये है A डिवाइडेड बाय इस x के जगह हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड। तो ये क्या बन गया देखिए, अरेंज करते हैं इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू क्यू इंटू ए। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू 2A डिवाइडेड बाय ये जो दो टर्म्स है ये और ये, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो इसके लिए देखिए, अगर हमारे पास होता x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, यहां पर देखिए वैसा ही टर्म है, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाइड है इसी का स्क्वायर रूट, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, ये बराबर होता x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर हाफ। तो इसी को हम कह सकते हैं x टू द पावर 1 प्लस हाफ। तो इसी को हम लिख सकते थे x टू द पावर 3/2। हम यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए कहेंगे ये है आर स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड टू द पावर 3/2। और अब इससे आगे देखें, ये जो टर्म है ये क्या है, ये है इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये बराबर हो गया देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड होल टू द पावर 3/2। तो ये तो है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी एक पॉइंट में, उसका मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन हमने देखा वो कुछ ऐसा होगा कि वो इस फिगर के हिसाब से दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एज वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन वेक्टर नोटेशन। यहां पर देखिए हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया है, हमें सिर्फ एक डायरेक्शन अपेंड करना है। तो इन वेक्टर नोटेशन हम ये कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर होगा, सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं। सो इसका मैग्नीट्यूड रहा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइपोल मोमेंट इस डाइपोल का डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड होल टू द पावर 3/2। अब हमें इसे एक डायरेक्शन देना होगा, तो ये जाके पूरा का पूरा वेक्टर बन जाएगा। तो देखिए यहां पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, और उसका एक खास डायरेक्शन होता है, उसी के साथ रिलेटेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन। चलिए देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस इक्वेटोरियल प्लेन में किसी भी एक पॉइंट में, जैसे कि मान ले ये पॉइंट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कुछ इस डायरेक्शन में। अर्थात आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, हर एक जगह पे ये होगा इस इक्वेटोरियल प्लेन में। और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है कन्वेंशन के हिसाब से वो होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और ये दोनों डायरेक्शन देखिए पैरेलल है एक दूसरे के साथ,
टेक्निकली कहे तो एंटी पैरेलल है, लेकिन ये दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल लाइंस है और इनका डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो ऐसे स्थिति में इस वेक्टर का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो इस क्वांटिटी को दे देंगे। अब क्या हो गया, देखिए ये भी वेक्टर बन गया, ये भी वेक्टर बन गया, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा इसके डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है एक वेक्टर को अगर हम नेगेट कर दें तो उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, तो कर दे इस वेक्टर को नेगेट। तो अब ये बन गया वो वेक्टर जो कि एग्जैक्टली बराबर है इस वेक्टर के, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमने पहले ही लिख लिया, मैग्नीट्यूड तो इसका इतना ही होना है, इसे एक डायरेक्शन देना था तो हमने इसे दे दिया डायरेक्शन। अब हम एक स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। वो स्पेशल केस है कि जब r a से काफी बड़ा हो, तो इसका मतलब होगा कि जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं वो पॉइंट इस डाइपोल से काफी ज्यादा दूर है। ज्यादा टेक्निकली कहें तो आप कह सकते हैं इस डाइपोल का जो डाइपोल लेंथ है जो कि है 2a, a नहीं, जो कि है 2a, उस डाइपोल लेंथ के कंपैरिजन में ये पॉइंट उस डाइपोल से काफी ज्यादा दूर है जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर रहे हैं। तो अगर ये डाइपोल लेंथ से काफी दूर हुआ ये पॉइंट, तो हम कह सकते हैं वो a से काफी बड़ा होगा, ये r। तो ऐसे स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस इक्वेशन से देखे, ये होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय ये टर्म। तो यहां पर चूंकि एक बहुत बड़ा टर्म और एक बहुत छोटा टर्म एक दूसरे के साथ एडेड है, तो हम इस बहुत छोटे से टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब एक बहुत छोटा टर्म एक बहुत बड़े टर्म के साथ एडेड या सबट्रैक्टेड हो, तो फिर उस छोटे टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे माने 1 करोड़ एक नंबर है, इसके साथ हम एक और नंबर जोड़ रहे हैं, वो नंबर है 0.01। तो इस 0.01 के 1 करोड़ के साथ जुड़ने से क्या 1 करोड़ में काफी फर्क पड़ेगा? अगर आप नेग्लेक्ट कर देते हैं इस 0.01 को, तो क्या फर्क पड़ने वाला है कुछ? हाँ, कुछ तो पड़ने वाला है, लेकिन ये काफी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जो 1 करोड़ है, जो 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपए 1 पैसा, उन दोनों में हम फर्क नहीं करते हैं। लेकिन अगर बहुत छोटा टर्म एक बहुत बड़े टर्म के साथ मल्टीप्लाइड होता है या डिवाइडेड होता है तो फर्क पड़ता है। जैसे कि 1 करोड़ के साथ अगर आप 0.01 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1 लाख बन जाएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। अगर 0.01 को डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा 100 करोड़, तो भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए बहुत छोटे टर्म को जब ये एडेड या सबट्रैक्टेड होता है एक बड़े टर्म के साथ, हम नेग्लेक्ट करते हैं, पर ये मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड होता है तो नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। तो इस केस में हम इस a स्क्वायर्ड को कर देंगे नेग्लेक्ट, तो हमारे पास बचा हुआ रहेगा r स्क्वायर्ड टू द पावर 3/2, 3/2। अब ये r स्क्वायर्ड टू द पावर 3/2 इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये r टू द पावर 2 × 3/2, तो ये बन गया r क्यूब्ड। तो फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय r क्यूब्ड। और ये होता है एक स्पेशल केस में जब r a से काफी ज्यादा बड़ा होता है।